क्रिकेट का तो लगता है मनुष्यत ही पड़ गई है नादरीन पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हार गई, फिर भारत से भी बहुत बुरी तरह पिट के हार गई। एक और बदतरीन शिकस्त हुई है पाकिस्तान को गुज़िश्ता रात। और रीज़न उसका क्या है? बुज़दिली। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं प्लेयर्स। ऐसा लगता है सब अपने लिए खेलना चाहते हैं, ना कोई पाकिस्तान का सोच रहा है, ना कोई पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है। यानी फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं। जो अमेरिका की टीम थी वो तो पार्ट टाइम थे, वो सारे बेचारे अपनी अपनी नौकरियां और अपने अपने काम धंधे करते हैं। वहां से आकर वो कुछ पैसे लेकर, चंद $100 देकर वो मैच खेलते हैं। पार्ट टाइम क्रिकेटर ने इनकी वो धुलाई की है कि फर्क कर दिया इनको। और उसके बाद अगला मैच इनका, और इतनी ग्रुपिंग है टीम के अंदर, इतनी ग्रुपिंग है टीम के अंदर, बाहर बैठे हुए लोग टीम को जैसे कठपुतलियों की तरह चला रहे हैं। मैं नाम लूंगा तो बड़ी चीखें मारेंगे और कहेंगे जी हमारी ट्रोलिंग हो रही है। यानी बेशर्मी से बात ही नहीं आ रहे। बुढ़े हो गए लेकिन आज भी टीम के अंदर कहीं ना कोई नकब लगा रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को नवाजना है, अपनी मौज करनी है, हमारे खाते चलते रहे, टीम पे हमारा कंट्रोल रहना चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत भाड़ में जाए, ऐसा ही लगता है मुझे तो। और ऐसी कोई मनहूसत पड़ी है इस टीम के ऊपर। नहूसत के ऐसे साए हैं जो मजीद गहरे ही होते जा रहे हैं। यानी भारत के साथ मैच खेल रहे हैं, अच्छी खासी बॉलिंग की है, पहले तो कैच छोड़ते रहे, बार बार कैच छोड़े, मिस फील्ड किया। भारत इतना स्कोर कर ही नहीं सकता था इस विकेट पे। 100 के अंदर आप उनको रोक सकते थे अगर आप ठीक तरीके से फील्डिंग करते और ज्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ जाते। पता नहीं हाथ पांव फूले होते हैं इनके, डरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी भारत को 119 पे आउट कर दिया 19 ओवरों में। सारे खिलाड़ी भारत के आउट हुए। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बाद में उसको कैच कर लिया, आमिर ने 2 प्लेयर्स आउट कर दिए, तो बात बन गई। अब हुआ यह कि प्लेयर्स तो आउट हो गए भारत के, पाकिस्तान को खेलना था। पाकिस्तान का स्टार्ट भी तकरीबन ठीक था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान को यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान भारत को हरा सकता है। डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए प्लेयर्स। भारत जो है उसकी एक वक्त में यह हालत हो गई थी कि पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात 92% थे। तब हमारे पास विकेटें बाकी थी, हमारा स्कोर भी बहुत अच्छा जा रहा था। हमारे पास उस वक्त 92% यानी 92% हमारे जीतने के इम्कानात थे। और इंडिया के जो जीतने के इम्कानात थे वो सिर्फ 8% थे। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि कितने जबरदस्त तरीके से मैच हमारे हाथ में आ चुका था। लेकिन उस वक्त भी मैं देख रहा था जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज चढ़ी हुई है, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं गेम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखकर हंस रहे हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी खा जाएंगे। और हमारे प्लेयर्स डरे हुए, सहमे हुए। भाई तुम मैच जीत रहे हो, आराम से अपना मैच जीत जाओ। इंडियन प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये डर गए और गलत शॉट्स खेलना शुरू कर दी। बाबर आजम डबल माइंडेड होकर आउट हो गया। जिस तरह की शॉट इफ्तिखार ने खेली, जैसी शॉट इतना तजुर्बा हो गया क्रिकेट खेलते हुए रिजवान ने खेली, बाकी सब ने, ऐसा लग रहा था इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। माद वसीम कुछ भी नहीं कर पाया, बाहर से बिठाकर लाकर वापस टीम के अंदर शामिल किया, फिर कुछ नहीं कर पाया। शादाब, बड़े बड़े नाम है इनके, काम कोई भी नहीं, फारिग हैं बिल्कुल ही। नसीम शाह अगर 2 चौके मार सकता है तो बाकी भी मार सकते हैं, बाकी किसी ने नहीं मारे। तो अनफॉर्चुनेटली एक बुज़दिली से खेलने वाली टीम हार गई है। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट देखें जनाब टीम के हारने के बाद। टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, वक्त आ गया कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। यानी अब और लोगों को नवाजने का सिलसिला शुरू होगा। ऐसे लोग जिनको इससे पहले नहीं नवाजा जा सका, अब इस टीम के अंदर से जगह खाली करके उन लोगों को नवाज दिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने जिस चीज में हाथ डाला उसका ऐसा ही हाल हुआ है। वजीर दाखिला ये है पाकिस्तान के हालात आपके सामने है, रूल ऑफ लॉ आपके सामने है, जिस तरह लोगों के साथ और जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। मेरे अपने केस में अदालत को आज 4था दिन ऑर्डर दिए हुए, और वजारत दाखिला मेरा नाम ECL से निकालने में, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। तो जनाब मोहसिन नकवी साहब आप कह रहे हैं जी बड़ी सर्जरी की टीम में जरूरत है। तो टीम में जरूरत नहीं है सर्जरी की, लेकिन बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और वो बड़ी सर्जरी मैनेजमेंट में होनी चाहिए। जिसका काम है उसको दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाए। अब अमेरिका में भी मैच हो रहा था और वहां पर भी इमरान खान छा गए। एक जहाज उड़ता है स्टेडियम के ऊपर और उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैनर है और उस पर लिखा हुआ है रिलीज इमरान खान। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं उन्होंने इस जहाज का बंदोबस्त किया और इस किराए के जहाज को लेकर उन्होंने उड़ाया और इसके साथ रिलीज इमरान खान का बैनर लगाया, जो वहां स्टेडियम में बैठे हुए लोग उसकी वीडियोस बनाकर डालते रहे। तो इमरान खान जहां भी जाते हैं, ये वहां आ जाते हैं, वहां पे नारे शारे भी इमरान खान साहब के लग रहे थे। तो ये है जनाब क्रिकेट की सूरत हाल आपने क्रिकेट की देख ली कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया मौजूदा मैनेजमेंट ने। यानी ये वो टीम है जो दुनिया की नंबर 1 टीम थी और अब ये दुनिया की हर टीम से हार रही है और डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है, परेशान है, हाथ पांव इनके फूले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पहली दफा क्रिकेट खेल रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि आज इनका आखिरी मैच है और आज के बाद इनको टीम से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। यानी ऐसी चीजें लग रही है। अब एक और अफसोसनाक खबर है नादरीन, ये कल के दिन के हवाले से लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के ऊपर एक अटैक हुआ है, उसमें कैप्टन समेत 7 पाक फौज के जवान शहीद हो गए हैं।
और आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया। हमले में कसूर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर ने जाम शहादत नोश किया। लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली शहीद होने वालों में शामिल हैं। इसमें कुछ सिपाही भी हैं जिनमें असदुल्ला, मंजूर हुसैन और राशिद महमूद, ये भी वतन पर कुर्बान हो गए। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उन पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल हालात में ये एक इशू बढ़ता चला जा रहा है जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ ऑपरेशंस में कभी कामयाबी होती है, कुछ जगहों पे इस तरह के वाकयात भी सामने आते हैं। माजी में हमने दहशतगर्दी को बहुत बड़े पैमाने पर बुरी तरह शिकस्त दी थी, लेकिन दोबारा से ये अफरियत सर उठा रहा है। अब इसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी होगी। एक और खबर है और ये एक दावा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की जानिब से। ये पीपल्स पार्टी के अब कुछ लोग ये ओपनली बात करना शुरू हो गए क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हुकूमती लोगों के साथ भी उठते बैठते हैं। तो वहां अक्सर ये आवाज़ आती है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो चंद महीनों के बाद असम्बलियां तहलील कर देंगे। तो क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब असम्बलियां तहलील कर देंगे? मंजूर हुसैन साहब ने भी ये पेशनगोई की है। देखिए, पेशनगोई है तो इनकी पहले भी कोई सच साबित नहीं हुई, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। वफाकी हुकूमत को चलाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन असम्बलियां शहबाज शरीफ तहलील कर देंगे ये तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को जिस तरह लाया गया और लाकर जैसे बिठाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इजाज़त मिलेगी कि वो असम्बलियां तहलील कर दें और दोबारा पाकिस्तान को इलेक्शन में ले जाएं। क्योंकि अगर दोबारा पाकिस्तान को इलेक्शन में ले गए तो एक ही साल में 2 मरतबा एक ही तरह की धांधली करना जरा मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की नज़र पाकिस्तान के ऊपर होगी। पहले ही पाकिस्तान अपनी तारीख के ऐसे मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवा चुका है जिन्हें पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चंद वजूहात की बिना पर नाकाम करार दे चुका है। अभी हालिया उनका एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने उसका मलबा अदलिया के ऊपर डाल दिया कि जी अदलिया ने आरोज नहीं दिए तो ब्यूरोक्रेसी वाले आरोज आए। और 77 की तरह इस मरतबा भी उन्होंने 2024 में जो इंतखाबात करवाए तो उसके अंदर वो नाकाम रहे साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में। तो ये उनका एतराफ़ जुर्म भी है, एक तरह का एतराफ़ है कि इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, उसके अंदर खराबियां हैं। दूसरा, उन्होंने उसका मलबा अदलिया के ऊपर डाल दिया। नाज़रीन, जमात इस्लामी बड़ी अजीबोगरीब काम कर रही है और ये मुझे आपको बताना है। एक तरफ तो जमात इस्लामी कह रही है जी कि हद तक इज्जत के कानून को हम नहीं मानते, लेकिन प्रैक्टिकली उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। जमात इस्लामी कोई भी तहरीक नहीं चला रही, जमात इस्लामी किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं बन रही, किसी भी मौक़िफ़ के ऊपर डट कर नहीं खड़ी। आप गौर कीजिए, जमात इस्लामी हर मौके पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ले आती है, हर मौके पर 1-2 जलसे करती है और बड़े ठंडे तरीके से अपने आप को मामले में से निकाल लेती है। यानी जमात इस्लामी किसी भी सूरत में स्टेटस को के साथ टकराना नहीं चाहती और वो स्टेटस को के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर भी रखना चाहती है, साथ ही साथ अपोजिशन के मजे भी लेना चाहती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इस्लामाबाद का वाकया बताता हूँ। मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, उनमें एहतशाम अब्बासी साहब हैं, ज़ुबैर साहब हैं और दीगर कुछ और सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी मुझे इस बात को कन्फर्म किया कि यहाँ इस्लामाबाद में फार्म 45 तमाम लोगों के पास मौजूद थे, तीनों नशिस्तों के। पीटीआई के पास मौजूद थे, तहरीक लब्बैक के पास मौजूद थे और खोखर साहब जो है मुस्तफ़ा नवाज खोखर 2 हलकों के तो उनके पास भी मौजूद थे, कुछ और आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास भी मौजूद थे। तो सब लोगों ने कॉपरेट किया और लाकर जमा करवाए। लेकिन जब जमात इस्लामी से रब्ता किया गया तो उनके जो इस्लामाबाद के सदर हैं मियाँ असलम, उनका गालिबन नाम है, तो मियाँ असलम साहब ने साफ जवाब दिया कि पीटीआई की लड़ाई है, हम क्यों बीच में आए। तो जमात इस्लामी को यह समझना पड़ेगा कि ये अवाम के मैंडेट की चोरी का मामला है, ये किसी एक सियासी जमात की लड़ाई नहीं है। आपकी अपनी जमात के कायदीन ये कहते हैं, नईम साहब भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनी है फार्म 47 पर इन्होंने मैंडेट चोरी किया है। अब बजाय इसके कि उस चोरी के मैंडेट को आप चैलेंज करें, आप इस्लामाबाद में ये कहकर जान छुड़ा रहे हैं कि ये पीटीआई के बंदे जीते थे ना। खुद आपने ये गवाही भी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इस्लामाबाद के सदर हैं वो माजी में ये गवाही दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से जीती है, पीएमएलएन दूसरे तीसरे नंबर पे आई है, लिहाजा वो ये इलेक्शन इस्लामाबाद का पीएमएलएन नहीं जीती। अब बजाय इसके कि वो ये डॉक्यूमेंट लेकर प्रूफ करें जाके अदलिया के अंदर और अपनी जानिब से भी सबूत दें, क्योंकि गवाही देना जो है वो आपकी जिम्मेदारी होती है, इखलाकी भी और दीनी फरीजा भी है आपका कि आपके पास कोई गवाही है तो आप सच्ची गवाही दें। अब मामला ये है कि बजाय इसके कि गवाही देते, इन्होंने रिक्वेस्ट की बुनियाद के ऊपर गवाही देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि तो पीटीआई का मसला है। नहीं जी, ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये अवामी मैंडेट की चोरी का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। और पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी हुई है जिसको अवाम ने वोट नहीं दिए, तो फिर आपको खड़े होना चाहिए, आपको अवाम के मैंडेट के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ पब्लिक की बात हो रही है, तो पब्लिक की बात पे आप पीछे हट गए। हाँ, अगर किसी जगह पे आप जीत रहे होते तो आप फौरी तौर पे बाकी सारी जमातों को कहते कि मैदान में आ जाए। नाज़रीन, एक और जो लाहौर से खबरें आ रही थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा धड़ाधड़ दर्ज हो रहे हैं। बलूचिस्तान में कुछ तकारीर की
रहनुमाओं ने वहां पे हलीम आदिल शेख साहब, शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार समेत 28 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं और मुकदमे दर्ज किए गए हैं बगावत के, अवाम को उकसाने पर, इंतशार फैलाने पर। रियासत के खिलाफ बगावत की दफात भी इसमें शामिल की गई हैं। बहरहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापे वापे भी मारे जा रहे हैं और ये है जी इस वक्त हुकूमत का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। यानी वो जलसा करे, साथ ही बगावत के मुकदमे शुरू हो जाते हैं। और हाफिजाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, वहां पे हमाद अजहर साहब गए। 45 अफराद के खिलाफ पंजाब में भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि मरियम नवाज ने बड़े जलसे किए थे, नवाज शरीफ ने, सबने किए थे और किसी जलसे के बाद मुकदमा दर्ज नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे हर जलसे और कॉर्नर मीटिंग के बाद मुकदमे दर्ज होते हैं, बंदे गिरफ्तार होते हैं। हाफिजाबाद से पीटीए रहनुमा अली अमार गुज्जर को गिरफ्तार भी कर दिया गया है और जिले सदर इमरान हैदर भट्टी ये बता रहे हैं कि हमारे पुलिस घरों में रेड कर रही है और घरों में आकर तोड़ फोड़ कर रही है। तो ये पुलिस ने हमेशा पीटीआई के घरों में तो नहीं घुसना, कल को अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई तो ये बाकी घरों में भी घुसेगी। फिर पुलिस को तो घरों में घुसने की आदत मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब हुकूमत है वो डाल रही है और जलसे जुलूसों के ऊपर दहशतगर्दियों के मुकदमात, बगावत के मुकदमात ये करने की जो रवायत है वो भी PMLN डाल रही है। तो देखते हैं कि ये रवायत आगे कहां तक चलती है। साथ ही साथ जो है वो कुछ खबरें आई कि खवातीन के घरों पर फिर छापे मारे गए हैं। यानी मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत देखी 90s में। बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ इनका एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल होता था। बेनजीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ साहब के दौर की फस्तायत का मुकाबला किया था। बेनजीर भुट्टो एक बड़ी मजबूत सियासतदान थी, आलमी सतह की सियासतदान थी, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को इतना खौफजदा नहीं कर सकी जितना खौफजदा लाहौर की चंद खवातीन ने कर दिया है। शाकिर महमूद साहब की अगर ट्वीट आप देखें तो वो सारा दिन ये रिपोर्ट करते रहे कि पहले सनम जावेद को लाया गया कि रिकवरी करनी है। यानी 1 साल से ज्यादा गुजर गया है, पुलिस अभी तक मोबाइल फोन रिकवर करना चाहती है, जबकि जो घर वाले हैं सनम जावेद के और आलिया हमजा साहिबा के वो ये कहते हैं कि ये तो मोबाइल फोन पुलिस के पास ही है पहले से और अब पता नहीं क्या कुछ बरामद करना है। 1 साल गुजरने के बाद, बहुत सारे मुकदमात में जमानत होने के बाद गुजरावाला के एक नए मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है और उसमें अब रिकवरी के लिए पुलिस लेकर आती है। अच्छा, इल्जाम ये लगाया गया घर वालों की जानिब से कि वहां पर तोड़ फोड़ हुई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया जिन्हें बाद में रिलीज कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि खवातीन को हरासा करने की कोशिश है। उन खवातीन को उनके घरों तक लाया गया और उनके घरों के ऊपर कार्रवाई की गई। रियासत अपने वसाइल पता नहीं कैसे जाया कर रही है इन कामों में। सनम जावेद खान के बाद आलिया हमजा के घर भी पुलिस की रेड, तोड़ फोड़ की, फैमिली को हरासा करते रहे। यहां भी मोबाइल फोन बरामद करने आए थे और हर तरफ जुल्म की दास्तानें रकम करके चले गए। ये शाकिर महमूद ऐवान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। आलिया हमजा की फैमिली का कहना है कि कैसा चीफ जस्टिस है, उसूलों ज़वाबित पर भाषण तो बहुत है मगर उनकी नाक के नीचे खवातीन के साथ अहले खाना को अजियतें दे रहे हैं। इनको कोई एहसास नहीं है, जुल्म इतनी हद तक रखें कि अल्लाह का कहर नाजिल ना हो। और फवाद चौधरी साहब ने भी पंजाब हुकूमत के कारनामों के बारे में लिखा और उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के 100 दिन इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों, जबरी गुमशुदगियों और तशद्दुद और सियासी इंतकाम के स्याह सायों में बीते हैं। यानी कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में ऐसी नहीं गुजरी जिसके पहले 100 दिनों में इतने सियासी लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए हों, इतने लोग गिरफ्तार हुए हों, इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई हो, इतनी सख्त फस्तायत हो, ऐसे सख्त कवानीन बनाए गए हों अतक इज्जत के नाम के ऊपर और इस तरह जबरी गुमशुदगियां भी हुई हों। ये चीज़ें हमने किसी और सूबाई हुकूमत में, पंजाब में ख़ास तौर पे गुज़िश्ता बहुत अरसे में नहीं देखी, कभी नहीं देखी, जो अब मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी के दौर में हो रहा है। मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला ना कोई वाज़ेह सियासी लायामल दे सकी और ना ही हुकूमत की कोई सिमत नजर आ रही है। हुकूमत बैसाखियों पर दिन गुजार रही है। पंजाब का किसान तबाह हाल है। फैसलाबाद में सनत बैठ गई है। जेलम में चलते तरक्याती मंसूबे रोककर तबाही कर दी गई है। सहाफ़ी, किसान, वकला का एहतजाज जारी है। हर तबका परेशान है। ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। मिफ्ता इस्माइल साहब जो PMLN के बड़े अहम रहनुमाओं में से थे, वो ये कहते हैं कि जब मैंडेट की इखलाकी साख पर सवालिया निशान उठ रहे हों फिर आप मुल्क के लिए जरूरी मुश्किल फैसले नहीं ले सकते और इसका असर हुकूमती कारकर्दगी पर भी पड़ता है। JUIF यानी जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये बड़े आम रहनुमा हैं, ये कह रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है इस वक्त इस मुल्क में, तो इस माहौल में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना या बैठना अपनी सियासत पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। अलीमा खान साहबा ने एक बात की है इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए। उन्होंने कहा इमरान खान ये कॉल कभी नहीं देंगे कि मुझे बाहर निकालने के लिए निकलो, ये फैसला हमने खुद करना हुआ और जब हम खुद इमरान खान को निकालने के लिए निकलेंगे तो वो हमें नहीं रोकेंगे। अली अमीन, ये फैसला आपने करना है। गंडापुर साहब से वो मुखातिब थी कि आप कब तैयार हो। अब ये अली अमीन गंडापुर साहब बताएंगे वो कब तैयार है इमरान खान साहब को निकालने के लिए, तहरीक चलाने के लिए। यहाँ पे कुछ साफी कह रहे हैं कि फायरवॉल लग गई है, अब वीलॉग्स को कंट्रोल किया जाएगा, सोशल मीडिया पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा। रियासत से टकराने वाले सोशल मीडिया, रियासत से तो कोई भी नहीं टकराता, अपना अपना ओपिनियन है। लोग देते हैं जो रियासत से टकराते हैं उनको तो हम भी जवाब देते हैं, सब उनको जवाब देते हैं।
तो वो कह रहे हैं जी अब सारा बंद हो जाएगा, तो इनको अभी मेरे ख्याल में इंटरनेट की और सोशल मीडिया की और फायरवॉल्स की अलिफ बे का नहीं पता। हाँ, कुछ चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।